पर बैठा हुआ लिख रहा था। सामने वाले रास्ते से कुछ स्त्रियां पीछे की तरफ जा रही थीं। उनके हाथों में टोकरी थी और सूखे पत्ते बुहारने के लिए झाड़ू थे। जब तक मैं उन्हें आवाज देता, तब तक आम के पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चे जोर से चिल्लाए। ये बच्चे हमें आगाह करने के लिए शोर मचा रहे थे कि सूखे पत्ते बुहारने वाली स्त्रियां आ रही हैं। ये बच्चे प्रायः इसी तरह शोर मचाकर, आवाज देकर हमें उनके बारे में सूचित करते थे। कभी कभी यही बच्चे झूठ मूठ का शोर मचाकर हमें ठगते भी हैं। जब हम इन बच्चों द्वारा ठगे जाते हैं और उनकी बातों में आकर उन बुहारने वाली औरतों को ढूंढते हैं, तो झूठी सूचना देने वाले उन बच्चों को बहुत मजा आता है। पर अभी उन खबरची बच्चों ने झूठ नहीं बोला था। उन औरतों को खुद मैंने भी देखा था, पर उस समय उन बच्चों का शोर मचाना अच्छा नहीं लग रहा था। लिखने के काम में बाधा आ रही थी। मैंने तो पहले ही काफी ऊंचे स्वर में उन स्त्रियों को पत्ते बुहारने से मना कर दिया था और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा था। मैंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि वे सब वापस लौटीं या नहीं। मैं लिखने में ही लीन रहा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सामने थोड़ा हटकर, अर्थात खलिहान में खड़ी कोई स्त्री कुछ पूछ रही है। मैंने सिर उठाकर उधर देखा। वहां एक युवती खड़ी थी। यदि आश्विन के महीने में खेत की मेड़ पर खड़े होकर कभी आपने लहलहाते धान की फसल देखी हो, जिसमें बालियां बस खिलने फूटने वाली होती हैं, तो वही खिलने फूटने की ताजगी का एहसास देने वाली उम्र की युवती थी। मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताक रही थी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी तो क्या कहता। मेरी आंखें उसकी देह का मुआयना करती हुई उसकी आंखों पर टिक गई थीं। मेरा पूरा बदन रोमांचित हो उठा था। मुझे यह लगा जैसे मैं अचानक उफनती जमुनिया धार के किनारे पहुंच गया हूं। उसे देखकर केवल मेरी देह में ही झंझना हट हुई हो, ऐसा नहीं था। उसके चेहरे का रंग भी आरथा के पत्ते की तरह लाल हो गया था। उसने फिर पूछा था, सूखे पत्ते बहारने आई थी, बहारूं या नहीं? उसका रूप रंग और तौर तरीका साफ किए गए सुगंधित चावल की तरह लग रहा था। अगर उसके सवाल का जवाब मेरे दिल से पूछें तो दिल ने कहा, जितना चाहो बाहर लो। पर मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं खिड़की और किवाड़ की तरफ नजर घुमा घुमाकर चारों ओर देखने लगा कि कहीं पत्नी तो नहीं देख रही। वैसे मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से मैं उनसे डरता, पर ऐसा तो नहीं कि मेरी भंगिमा का भाव समझकर वे मेरे मन की बात समझ गई हों। इसीलिए मैं मन ही मन डर गया और उसे बहारने से मना कर दिया। वह चल पड़ी। एक पल के लिए उसकी नजर उदास सी लगी, ऐसी उदास जैसे शरठ रथु में नदी के तट उदास लगते हैं। उसके साथ आई अन्य स्त्रियां जो उधर दूर खड़ी थीं, वे भी चल पड़ीं। वह उधर चलीं और इधर मेरी पत्नी दालान के कमरे से होते हुए बाहर निकली। उसने पूछा, कौन? सलमा थी क्या? सलमा? उसे अचानक देखकर मैं हड़बड़ा गया। जी हां, वह फातिमा आती है ना, उसी की बेटी है। अप्रतिम सुंदरी है न? वह बोलती हुई मुस्कुरा दी। उस समय मुझे पत्नी की मुस्कुराहट खुरदरी लगी, पर चूंकि उसने और कुछ नहीं बोला था, अतः मैं भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, सारा काम तो तिलाठी वाली करती है और तुम इन सबको सूखे पत्ते बहारने के लिए कहती हो। बोलते हुए मेरे स्वर में थोड़ा रोष जरूर आ गया था, पर उसने उस पर ध्यान न देते हुए कहा, तिलाठी वाली आजकल कहाँ है? क्यों, कहाँ गई वह? वह तो 1 महीने से बेटी के घर है। मैं खुद ही दिन रात खटती रहती हूं। आप नहीं देखते क्या? मैं उसकी बातों से मन ही मन लज्जित हुआ कि वह कहेगी कि मैं अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं रखता, पर उस समय वह ऐसा नहीं बोली। उसने पप्पू को बुलाकर कहा, सलमा से कह दो पत्ते बहार दो। उस समय सलमा को वापस बुलाना मुझे मीठा और तीता दोनों लगा। मीठा क्यों लगा यह तो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, पर तीता इसलिए कि तब सलमा साफ साफ समझ जाती कि उसे मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने वापस बुलाया है। यह कहना मुश्किल है कि मुझे खराब क्यों लगा, पर लगा जरूर। जब तक सलमा फिर मेरी बैठक तक आती, मैं अपने कागज पत्र समेटकर कमरे में आ गया। मैं कागजों को समेटकर टेबल पर रख रहा था। मेरे पीछे तभी पत्नी भी टेबल तक आ गई थी। उसने टेबल पर से एक किताब उठाकर पन्ने पलटते हुए कहा,
कल सलमा बहुत सी सीखें चीर कर दे गई थी। दादी ने कहा था ना कि वह सीख से मछली बनाना सिखा देगी, वही सीखना है। सलमा आजकल गांव की वृद्धाओं से बहुत पुराने समय से चली आ रही हस्तकलाएं सीख रही हैं। मुझे यह अच्छा लगता है और वह यह बात समझती है। यही समझते हुए शर्म से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उस समय मुस्कुराता हुआ पत्नी का लज्जावनत मुखमंडल मुझे अच्छा लगा था। मैंने उसके गाल छूकर प्यार किया। वह छिटक कर मुझसे दूर हट जाने की भंगिमा बनाते हुए हंसने लगी। इस प्रसंग के 3 दिन बाद की बात है। मैं घर पर ही था, दफ्तर में कोई छुट्टी थी। उस दिन मैं खाना खाकर अपने कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी पत्नी ने कब अपना सारा काम निपटा लिया, कब खुद खा पी कर निश्चित हुई, मैं नहीं जान पाया। अचानक 2 स्त्रियों के मिले जुले स्वर में आ रही हंसी की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं अनुमान लगाने लगा कि कौन हंस रही है। एक तो मेरी पत्नी थी, दूसरी आप भी, कहकर वह दूसरी स्त्री हंसी। मैंने वह दूसरा स्वर पहचान लिया। वह स्वर सलमा का था। दोनों आंगन में मंडप पर बैठी बातें कर रही थीं। सच कह रही हो, तुम्हारी आंखें देखकर तो कोई भी पुरुष डर जाएगा। यह कहकर पत्नी फिर हंसने लगी। जैसे कम पानी में तैरती मछली टॉप में फंसकर हड़बड़ा जाती है, वैसे ही मन हड़बड़ा गया। ऐसा तो नहीं कि उस दिन मेरी पत्नी ने मेरी आंखों को देखकर कुछ अनुमान लगा लिया हो, या कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री की आंखों को देखकर उसे पुरुष की तरह ही जानने लगी है, या मेरी पत्नी मन ही मन कहीं सलमा से कोई ईर्ष्या तो नहीं करती। मेरे लिए यह सब समझना कठिन था, क्योंकि उसके मन की गांठों को खोलना आसान नहीं था। उसके बाद सलमा कह रही थी, मेरी शादी हुई ना, तभी से मेरे मां भाई का सुख चैन छिन गया। यूं कहिए कि मेरी मां को दुखों ने घेर लिया। चूंकि मैंने उसकी पिछली बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए मैं उसकी इस बात का कोई अर्थ नहीं लगा सका, पर इतना जरूर समझ गया था कि सलमा मेरी पत्नी के परिहास की उपेक्षा कर आगे की अपनी बात कह रही थी। तुम्हारा भाई? पत्नी ने पूछा। वह अजमेर में ड्राइवरी करता है, सलमा बोली। क्या उसकी शादी नहीं हुई है? वह शादी कर ही नहीं रहा है। वह कहता है कि जब बहन के बारे में, मेरे बारे में कुछ फैसला हो जाएगा, उसके बाद ही वह सोचेगा। तुम्हारी ससुराल से कोई नहीं आता? वहां के लोग पत्थर की मूर्ति हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। जिसने शादी की वह जाने। यह बोलकर वह चुप हो गई। वह कुछ सोचने लगी थी। उस समय मैं लेटे लेटे उसके शब्दों और मौन से उसके दुख का अनुमान लगा रहा था। उसके दुख का कारण समझ आने लगा था। तुम अपने पति का पता लगाकर उसके पास क्यों नहीं चली जाती? वह आदमी एक जगह रहे तब तो। कभी कोई उसे यहां देखता है तो कभी वहां, कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता। पतंग है, पतंग की सी पतंगे को देखिए, बहुत सुंदर लाल पीला। देखिएगा तो वह शौकीन लगेगा, मगर उसकी आदतें कोयले जैसी काली हैं। वह पत्नी को संभाल कर रखने वाला मर्द नहीं है। सलमा बोली। अब मैं उसके दुख का कारण समझ गया था। अगर ऐसी बात है तो दूसरा क्यों नहीं कर लेती? तुम लोगों में तो खुल्ला कराकर दूसरी शादी होती है। मेरे पीहर में मेरी ही हमउम्र एक स्त्री थी। उसका नाम रेक्सोना था। उसका पति लापता हो गया था। खुल्लाकर रेक्सोना की भी दूसरी शादी करा दी गई थी। मेरी पत्नी की बात पर वह थोड़ी देर चुप रही। ऐसा लग रहा था मानो चुप रहकर वह अपना गुस्सा हजम कर रही हो, मगर वह ऐसा नहीं कर पाई। वह गुस्से में बोली, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूं कि वह दिन जल्दी ही आए जब मैं उसके जनाजे का नमाज अदा करूं। मैं समझूंगी कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। सलमा की बातों से मेरी देह सिहर उठी। गुस्से में बोलकर भी वह शांत नहीं रह सकी। वह हिचक हिचक कर रोने लगी, जे कराने लगी। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। मैं उठा और आकर दलान पर बैठ गया। आज मुझे रह रहकर पत्नी पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतना कुरेद कर कार किसी की निजी बातें क्यों पूछती है। वह सलमा से बड़ी थी। उसे इस बात का ख्याल करते हुए भी बात करनी चाहिए। फिर मुझे स्त्रियों की मूल प्रवृत्ति ध्यान आई। मुझे ध्यान आया कि स्त्रियों के सामने ज्यादा खुलती हैं। आयु या संबंध की वर्जना कम ही होती है।
वे उम्र व संबंध में पहले स्त्री होती हैं। पुरुष की प्रवृत्ति प्रायः इसके विपरीत होती है। वे अपने हमउम्र या अन्य पुरुषों के सामने इतनी जल्दी नहीं खुलते। कारण होता है उनका अहम। यह अहम उन्हें खुलने नहीं देता। उस समय स्त्री की यह प्रकृति मुझे अच्छी लगी। मैं काफी देर तक यही सब सोचता रहा। उसके बाद से पत्नी कई दिन सलमा के बारे में बातें करती रहीं। पहले तो मैंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, फिर बाद में मैं भी खुलने लगा। सलमा मेरे घर अक्सर आती थी। मैं उसे देखता, वह मुझे देखती। बस बात करने का तो प्रश्न ही नहीं। पर हम पति पत्नी की बातों में अब उसकी बातें भी शामिल हो गई थीं। एक दिन पत्नी ने मुझसे पूछा, आजकल सलमा कई दिनों से इधर नहीं आ रही है, पता नहीं कहां रहती है। मेरे मुंह से निकला, जहां जाती है जाने दो। मैंने कहने को तो कह दिया, पर अंदर ही अंदर उत्सुकता जगी। आखिर वह गई कहां? पर मैं भी चुप रहा, वह भी चुप रही। एक दिन की बात है, मैं कहीं से घर लौट रहा था। तब शाम नहीं हुई थी। हां, दिन ढल गया था। रास्ते में थोड़ा हटकर पाकड़ का पेड़ है। उसकी जड़ में मिट्टी का सुंदर चबूतरा है। उस चबूतरे पर एक युवक बैठा था। नीचे एक युवती खड़ी थी। युवक को तो नहीं पहचान पाया, वह सलमा ही थी। मैंने उसे बहुत दिन बाद देखा था। स्वाभाविक था कि उत्सुकता बढ़ती। मैं आगे बढ़ा, देखा सलमा उस युवक से हंस हंसकर बातें कर रही थी। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था मानो वह उस पर लट्टू हो रही हो। मैं उसके इतना नजदीक पहुंच गया था, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उन्मुक्त झरने की तरह झहर रही थी। हो शहजादी, अपने मर्द की पिटाई के बारे में सुनने के बाद भी हंस रही है, शर्म नहीं आती? वह कुछ और बोला जो मैं सुन नहीं पाया। उसकी मुखमुद्रा देखकर मुझे लगा जैसे वह मजाक कर रहा हो। वह मेरा कोई नहीं है, अब मैं खुल्ला कराकर दूसरी शादी कर लूंगी। इस बार वह गंभीर होकर बोली थी। पक्का? युवक बोला था। हां पक्का, सलमा बोली। इस पर वह युवक कुछ भुनभुनाकर बोला जो मैं समझ नहीं पाया। फिर तो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। मुझे उन दोनों का ठहाका अच्छा नहीं लगा। मैं समझ गया कि इस लड़की ने अपना यार खोज लिया है। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने कई दिनों तक नाचता रहा। मैंने पत्नी को यह बात बताई। वह कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे से लगा जैसे कहीं खो गई है। काफी दिन हो गए थे उस युवक से हंसी ठट्ठा प्रकरण के बाद से सलमा दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने समझा कि कहीं चली गई होगी। मेरी पत्नी की अब उसमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। अब मुझे भी सलमा के बारे में पत्नी से कुछ पूछना उचित नहीं लगा। एक दिन की बात है, मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था। सहसा मेरी नजर घर के बाहर चबूतरे पर बैठी सलमा पर गई। शुरू में मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसकी देह दशा अजीब हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी आंधी तूफान ने किसी फसल को तहस नहस कर दिया हो। उसकी शक्ल ऐसी ही लग रही थी। उसकी आंखें इतनी अंदर धंस गई थीं जैसे जमुनिया धार मर जाने पर होता है। मुझे विचित्र सा अनुभव हुआ। वहां उसकी चाची भी बैठी थी। वे सब गुमसुम बैठी थीं। इसे क्या हुआ है? मैंने उसकी चाची से पूछा। 4 साल से मेहमान बाहर रहता था। कभी उसने इसकी खोज खबर नहीं ली। कब कहां रहता था कोई नहीं जानता था। 1 सप्ताह हो गया। अपने भाई के पास रहने लगा था। रात सोने के लिए वहां जा रहा था, तभी सांप ने डस लिया। वह बच नहीं पाया। उसकी चाची बोली। कैसे पता लगा? सवेरे सत्तार का बेटा आया। उसने अपनी आंखों से देखा है। हां, ऐसी बातें झूठी होती हैं क्या? वह वहां से मिट्टी चढ़ाकर लौटा है, चाची बोली। मैंने फिर सलमा की ओर देखा। उस समय वह मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझसे नजर मिलते ही उसकी आंखों से गंगा जमुना बरसने लगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं सोच ही नहीं पाया कि क्या कहूं। मैं घर आया तो पत्नी से बोला, जानती हो सलमा का पति मर गया। कैसे? उसने अकचकाते हुए पूछा। सांप ने काट लिया। ओह, सलमा को उस पति से कोई सुख भी नहीं मिला। बोलती हुई पत्नी द्रवित हो उठी। उसकी आंखें छलछला उठी थीं। मुझे तो इसमें दुख की एक ही बात लगती है कि एक आदमी मर गया, पर उसके लिए सलमा को जिस हताशा से रोते हुए देखा वह बेकार। उसे ऐसे पति से मुक्ति मिली। वह खुल्ला करना चाहती थी। अब वह झंझट
भी नहीं रहा। मेरी बात सुन पत्नी सिर उठाकर मेरी ओर देखती हुई बोली, ऐसे मत बोलिए, पति तो अभी उसी का था, वह नहीं रोएगी तो कौन रोएगी, और दूसरी शादी करना दूसरी बात है। बोलते बोलते वह भावुक हो गई। मैं चुप हो गया। मैं सोचने लगा, मेरी पत्नी और सलमा एक दूसरे से भिन्न रीति रिवाजों वाली है। मेरी पत्नी उन रीति रिवाजों वाले समाज की स्त्री है जो एक शादी करने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर सलमा के समाज में तो इस बात की छूट है। वह दोबारा अपनी जिंदगी बसा सकती है। फिर भी वह पति की मृत्यु से दुखी है। मेरी पत्नी उस पीड़ा के मर्म को समझ रही थी, इसीलिए वह घटना सुनकर भावुक हो गई। मैं सोचने लगा कि दोनों भिन्न रीति रिवाजों की होती हुई भी एक ही समाज की हैं। दोनों की सामाजिक संवेदना एक ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों स्त्री हैं। मेरे मन में सलमा के प्रति कई विचार आए। कई बातें याद आ रही थीं। पाकड़ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर उस युवक से बात करने वाली बात भी याद आई। पत्नी से इस घटना के बारे में उस दिन भी कहा था। वह बोली, हाँ, सलमा ने बताया था, वह उसकी चचेरी बहन का पति था। जिस समय दोनों बातें कर रहे थे उन्होंने आपको नहीं देखा था। बाद में देखा तो लजा गई थी। वह कह रही थी कि कहीं उस हंसी ठट्ठा को आप सच न समझ बैठे हों। हंसी ठट्ठा में पति के बारे में ऐसे बोलेगी, सो उसे गुस्सा था। गुस्से में लोग ऐसे बोलते हैं। और फिर रोएगी मेरी इस बात पर, मानो पत्नी के चेहरे का रंग बदल गया। वह बोली, आप औरत नहीं है ना, आप उसका दुख क्या जानेंगे। मैं सन्न रह गया। सो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।